चलिए हाय, गुड मॉर्निंग। सो शुरू करते हैं अपना स्टैंडर्ड सीरीज। सो अब आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपके साथ डेली या ऑल्टरनेटिवली जैसे मुझे टाइम अलाउ करेगा, मैं आपके साथ एक एक स्टैंडर्ड्स पिकअप करूंगा। एक सेकेंड, स्टार्ट करने से पहले एक बार बस मैं चेक कर लूँ। हेलो, माइक चेक, माइक चेक। ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं डेली कोशिश करूंगा या ऑल्टरनेटिवली जैसे मुझे टाइम अलाउ करेगा, ठीक है, मैं एक एक स्टैंडर्ड्स आप लोग के साथ पिकअप करूंगा और कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बस केवल वॉक थ्रू दे दिया या ऊपर ऊपर से डिस्कशन कर लिया। चलिए, सो आज हमारा डे 1 है स्टैंडर्ड सीरीज का। आपके सामने मैंने एक लिस्ट बना रखी है कि आपके सीए इंटर में, स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये वीडियो सीए इंटर स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बना है। सीए फाइनल वाले भी देख सकते हैं या अदर कोर्स के लोग भी देख सकते हैं। तो 200 से स्टैंडर्ड शुरू है और 710 तक ये स्टैंडर्ड गया है। अगर मैं 200 सीरीज की पर्टिकुलरली बात करूं तो 200 सीरीज में अराउंड आपके कुछ इतने स्टैंडर्ड्स हैं, अराउंड 7 स्टैंडर्ड्स हैं। उसके बाद अगर मैं 300 सीरीज की बात करूं तो अराउंड 3 स्टैंडर्ड्स हैं। 400 में एक ही स्टैंडर्ड है। 500 सीरीज में अराउंड 10 स्टैंडर्ड्स हैं। 600 सीरीज में 2 स्टैंडर्ड हैं और 700 सीरीज में आपके टोटल 5 स्टैंडर्ड हैं। ये तो हो गए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इतने आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करने हैं। और अगर मैं एसक्यूसी की बात करूं, एसक्यूसी का मतलब है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स। ये सब क्या होते हैं, ये सब मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के ऊपर। एक वीडियो है, आप सर्च कीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। या वो वीडियो नहीं होगा तो शॉर्ट्स होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगा। तो उसमें मैंने ये सब समझाया हुआ है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स क्या होता है। तो इसमें हमें एसक्यूसी 1 पिकअप करना है। तो टोटल हमें 29 स्टैंडर्ड्स करने हैं सीए इंटर करिकुलम में, फिर से बोल रहा हूँ। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी 2 दिन पहले एक टेस्ट सीरीज बैच शुरू किया है 2499 में, और ये मस्ट है फॉर सितंबर 26 स्टूडेंट्स, और जनवरी 27 स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं अगर उनको एक होता है ना, प्रिपरेशन के लिए एक गाइडेंस चाहिए और अपने परफॉर्मेंस को टेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट सितंबर 26 वाले इसको जरूर से लें, काफी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया हुआ है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से इस टेस्ट सीरीज, देखिए जाने की सिर्फ टेस्ट सीरीज है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का मतलब है इसमें कोई मैं लेक्चर्स आपको नहीं दूंगा, सिर्फ टेस्ट सीरीज है। ग्रुप 2 के सारे सब्जेक्ट्स, मतलब आपके ऑडिट, एफएमएसएम और फिर आपका कॉस्टिंग, तीनों सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे। सर कितने अराउंड टेस्ट होंगे? देखिए, सितंबर 26 वालों के 30 टेस्ट अराउंड हो जाएंगे, और जो मई वाले, सॉरी, जो जनवरी वाले उनके 10-15 टेस्ट आप एक्स्ट्रा मान लीजिए। वैलिडिटी टिल एग्जाम्स तक है, ठीक है। मोड ऑनलाइन होगा। आपको स्केड्यूल व्हाट्सएप या मेल के जरिए मैं आपको भेज दूंगा कि आपका इस दिन ये टेस्ट है, उस दिन वो टेस्ट है, आपको बता दिया जाएगा। फैसिलिटीज क्या क्या होगी, देखिए इस प्राइस में आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी। मेंटोरशिप, ठीक है। डाउट सेशंस आपके होंगे, ठीक है। जैसे आपने टेस्ट दिया, आपको जैसे मैंने एक जगह आपका मार्क्स काट लिया, तो आप मेरे साथ डाउट सेशन भी कर सकते हो कि सर यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, या फिर इस ये एरिया मेरा वीक है, मैं कैसे इंप्रूव करूँ, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। आपके कुछ डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकता हूँ। आर्टिकलशिप असिस्टेंस मैं आपको दे सकता हूँ, और सपोर्ट टिल एग्जाम्स तक रहेगा, इवन टिल रिजल्ट तक रहेगा, ठीक है। तो आप इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे? तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, अपने नाम के साथ और अपने एग्जाम अटेम्प्ट के साथ, मतलब आपका कौन सा अटेम्प्ट है, सितंबर है कि जनवरी है, इसके साथ आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके इसको आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने बोला कि सितंबर के लिए ये मस्ट है, मतलब जो सितंबर में दे रहे हैं वो जरूर से इसको लें, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आज मई हो गया है, तो सितंबर आप जितना डिले करोगे फिर आपका टेस्ट उतना छूटता चला जाएगा, ठीक है। अभी मैंने टेस्ट शुरू नहीं किया है, बट मेरा प्लान है कि मैं 3-4 दिन में शुरू करूंगा पहला टेस्ट, ठीक है। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। खैर चलिए, तो फाइनली अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपना पहला स्टैंडर्ड जो है SA 200
ये मैं आपको कराऊंगा बुक से ही। मैं जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं मैं अपनी पीपीटी टच नहीं करूंगा, मैं बुक से ही कराऊंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मेरी पीपीटी नहीं होगी, तो मैं बुक से ही कराऊंगा। सिंस बुक सबके पास कॉमन है तो मैं बुक से ही कराऊंगा, तो सब लोग अपनी बुक ओपन कर सकते हैं फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग। चलिए शुरू करें। ऐसे 200 सो 200 का नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन रेस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले बेसिक कुछ बातें क्लियर कर लीजिए आप लोग। देखिए अकाउंट्स में हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंट्स में हम क्या फॉलो करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कब लगता है? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, और ये जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर रेलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, हमारी नहीं। हमारी मतलब ऑडिटर्स या प्रैक्टिशनर्स की नहीं है। दूसरी बात, रही बात ऑडिट की, तो ऑडिट में एप्लीकेबल होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वैसे ऑडिट में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। ये स्टैंडर्ड्स हैं जो गवर्न करते हैं, और ये एप्लीकेबल होते हैं ऑडिट्स में। ऑब्वियसली ऑडिट्स होती हैं आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये डिफरेंस आपको नोट करना है कि ये इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था और ये आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आपको बहुत ढंग से समझना है, बहुत ढंग से समझना है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का कंप्लायंस करना है, कैसे करना है, किस एक्सटेंट तक करना है, ये जिम्मेदारी ऑडिटर की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इनकलकेट करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, बट ऑडिट करने की जिम्मेदारी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने की जिम्मेदारी यहाँ पे ऑडिटर की है। बहुत बेसिक मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया, बहुत बेसिक मैंने वार्म अप किया। अब इसी के साथ शुरू करते हैं 200 है क्या। बहुत छोटा स्टैंडर्ड है और आई थिंक 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। 200 बोलता है कि सर ऑडिटर के दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज का रीजनेबल एश्योरेंस? कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री होना चाहिए किसी भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। मैं मेन मेन चीजें आपके लिए पढ़ रहा हूं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट करना। तो 200 200 का नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का दो है। पहला है कि हमें क्या करना है, हमें रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। किस चीज का रीजनेबल एश्योरेंस? की जो क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब बड़ी गलतियां। ठीक है, और गलतियां फ्रॉड की वजह से भी हो सकती हैं, एरर की वजह से भी हो सकती हैं। और फिर हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लिया, तो फिर उसको हम क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। देखो ऑडिट कर लिया तो रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ चीजें समझना जरूरी है। देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ ये रीजनेबल एश्योरेंस क्या है। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये रीजनेबल एश्योरेंस क्या है। ये मैं आपके सामने, मैंने एक पिरामिड बना रखा है लेवल ऑफ एश्योरेंस का। सबसे ऊपर आता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सबसे ऊपर क्या आता है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। उसके बाद आता है रीजनेबल एश्योरेंस। उसके नीचे आता है लिमिटेड एश्योरेंस। फिर उसके नीचे आता है नो एश्योरेंस। तो ये सब लेवल है, ये सब लेवल है। सबसे ऊपर आता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, मतलब गारंटी। और गारंटी दिया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन में। फिर आता है रीजनेबल एश्योरेंस, मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट गारंटी। ठीक है, ये दिया जाता है ऑडिट के केस में। ऐसा क्यों सर? ऑडिट में हम गारंटी क्यों नहीं दे सकते? ये आप पढ़ते हो चैप्टर 1 के ही टॉपिक में, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में। इसमें बाकायदा रीजंस दिए हुए हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता है, गारंटी क्यों नहीं दे सकता। बाकायदा रीजन लिखे हुए हैं उसमें, प्रैक्टिकल लिमिटेशन, लीगल लिमिटेशन, कई सारे रीजंस हैं। ठीक है, आप वहां पे पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन मैं सिर्फ अपने, अगर स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं कि लेवल ऑफ एश्योरेंस में ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है। फिर एक आता है लिमिटेड एश्योरेंस, जो रिव्यू है, मैंने उसका भी वीडियो बना रखा है कि ऑडिट रिव्यू में डिफरेंस क्या होता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर लास्ट है नो एश्योरेंस। तो ये लेवल ऑफ एश्योरेंस है। तो खुद ऐसे 200, आप देखिए बहुत बड़ी चीज है, खुद ऐसे 200 एक्नॉलेज करता है कि आपको क्या ऑब्टेन करना है? रीजनेबल एश्योरेंस। आपको गारंटी ऑब्टेन नहीं करनी है, आपको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। किस चीज का? कि जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो वो फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब फ्री होना चाहिए किसी भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। और मिसस्टेटमेंट मतलब गलतियां। गलतियां फ्रॉड की वजह से भी हो सकती हैं और एरर की वजह से भी हो सकती हैं। अब एक बार आपने एश्योरेंस ऑब्टेन कर लिया, फिर आप उसको क्या कर दोगे? क्लाइंट को रिपोर्ट कर दोगे। एश्योरेंस ऑब्टेन कर लिया, फिर आप रिपोर्ट कर दोगे। अच्छा, अब अच्छा, नो एश्योरेंस की एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखी है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। नो एश्योरेंस की एग्जांपल मैंने लिखी है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। कुछ और एनालिसिस करूं तो फ्रॉड होता है इंटेंशनल, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मिस स्टेटमेंट एरर की वजह से भी हो सकती है, फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है। तो एरर तो मतलब
मतलब अनजाने में हो गया, अनइंटेंशनल। फ्रॉड मतलब जानबूझ के हुआ, इंटेंशनल। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? मिस स्टेटमेंट मतलब जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की कही हुई बातों को कंप्लाई ना करे तो उस वजह से गैप क्रिएट हो जाता है। उसी गैप को बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला? बहुत आराम से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से। सारा फोकस आपका यहाँ स्क्रीन पे होना चाहिए। मिस स्टेटमेंट का मतलब है जब मैनेजमेंट, मैंने क्या बोला? जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जब इसकी कही हुई बातों को कंप्लाई नहीं करता, अब इसकी क्या कही हुई बातें, जैसे किस अमाउंट पे दिखाना, क्या प्रेजेंटेशन करना, कैसे क्लासिफिकेशन करना, कैसे डिस्क्लोज करना, तो ये सब बातों को अगर मैनेजमेंट कंप्लाई नहीं करता है तो उस वजह से गैप क्रिएट हो जाता है। उसी गैप को बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। जानबूझ के मैनेजमेंट कंप्लाई नहीं कर रहा है तो वो फ्रॉड हो गया, अनजाने में हो गया तो एरर हो गया। चलिए इसको बहुत प्यार से एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। AS2 का रूल कहता है कि सर आपको स्टॉक को वैल्यू करना है, जो भी आपका स्टॉक है, जो भी आपके पास इन्वेंट्री है, वो आपको वैल्यू करना है कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर पे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका AS2 बोलता है। ठीक है, ये आपको वैल्यू करना है लोअर पे, बट आपने गलती से कर दिया हायर पे। मैंने बोला गलती से कर दिया, ठीक है। करना था 80 रुपए पे, क्योंकि लोअर हो गया 80, कर दिया हायर पे मतलब 100 रुपए। यहाँ पे गैप कितने का क्रिएट हो गया? 20 रुपए का, क्योंकि आपने AS2 मतलब हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की कही हुई बातों को आपने कंप्लाई नहीं किया। अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं, एरर या फ्रॉड। यहाँ पे मैंने बोला ये एरर की वजह से। अच्छा, अब खुद आप सोच के बताओ, ये मिस स्टेटमेंट क्या बहुत बड़ी है? क्या बहुत बड़ी है? नहीं। तो ये हो गया इममटेरियल मिस स्टेटमेंट। खैर ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेगी, ये सब्जेक्टिव है, ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेगी। भाई किसी के लिए कौन सा अमाउंट बड़ा है, कौन सा अमाउंट छोटा है, ये क्लाइंट के टर्नओवर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें, मैं वापस से जा रहा हूं उस कंटेंट पे, एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि जो एक क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री होनी चाहिए फ्रॉम मटेरियल। मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ मटेरियल, मतलब गलती, बड़ी गलती। मटेरियल मतलब ऐसी गलती जिससे किसी का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाए। ठीक है, और वो गलती फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है, एरर की वजह से भी हो सकती है। फिर जो भी हमने एश्योरेंस ऑब्टेन किया उसको रिपोर्ट करना है एज पर द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। तो ये था हमारा छोटा सा ऐसे 200। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इन केस इसमें आपको कुछ डाउट है तो पूछिएगा मुझसे, कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं एक बार आपको बुक भी रेफर करा दे रहा हूँ कि बुक के कंटेंट क्या कहते हैं इस स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस में। देखिए वही वही चीजें हैं। मैं बुक में आ रहा हूँ, चैप्टर 1, आप भी बुक ओपन कर सकते हैं पेज नंबर 8 पे। तो क्या है, क्या बोल रहा है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, ये बोल रहा है, तो देखिए सेम चीज है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ठीक है, दे आर बाय इनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ठीक है, दूसरा टू रिपोर्ट एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे फिर एनालिसिस किया गया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। ठीक है, वो एनालिसिस मैंने आपको पहले ही समझा दिया। रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में डिफरेंस बताया, वो मैंने आपको समझा दिया। मिस स्टेटमेंट क्या होता है? तो मिस स्टेटमेंट कुड अकर ड्यू टू फ्रॉड, और समझा दिया मैंने आपको। फिर उसके बाद ओपिनियन जो हम फॉर्म करेंगे उसको हम रिटर्न फॉर्म में रिपोर्ट करेंगे। ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी। तो ये बहुत छोटा था, ये हमारा स्टैंडर्ड खत्म हो गया। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा डेली या ऑल्टरनेट, ये तो बहुत छोटा था, 10-12 मिनट में हो गया, लेकिन बाकी के स्टैंडर्ड थोड़े बड़े होंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो चलिए बताइएगा कैसा लगा आपको, और टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस आपका। चलिए, सो थैंक यू।